जय हिंद एवरीवन, वेलकम अगेन टू द पेट्रोटिक आईएएस। फिर से शुरू करते हैं अपना द हिंदू एनालिसिस। इस एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जितने भी आज के मुख्य न्यूज हैं, न्यूज आर्टिकल है और जो आज के एडिटोरियल है, जिसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द रेलिवेंस ऑफ द यूपीएससी। बिफोर इंटरिंग इनटू द डिस्कशन, आप लोगों को और मुझे भी मुबारक, क्योंकि हमने 1 महीने कंप्लीट किए हैं। इस सेशंस के हमने काफ़ी सीखे हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी किया है और हमने ये भी प्लान किया है कि हर महीने के लास्ट में इस बार हम 4 की जगह 5 या 6 तक मंथली कंपाइलेशन भी आपको जितना भी डिस्कशन हुआ है उसका हम प्रोवाइड करें, ताकि आप रिपीटेड रिवीजन कर सकें। यूपीएससी का यही मेन डिमांड है कि रिपीटेड रिवीजन होना चाहिए, ताकि जब आप पेपर में बैठे हों तो उस समय देख के आपको चीज़ें याद आए। तो ये सेशन सुनिए, फिर उसके बाद आप नोट्स को रिवाइज कीजिए। दैट विल बी द मोर देन सफिशिएंट। हमारा कोशिश है कि एक भी न्यूज़ जो भी रेलिवेंट है यूपीएससी का, छोटा से छोटा अगर न्यूज़ है लेकिन अगर रेलिवेंस है उसका, तो हम कोशिश करते हैं कि इस सेशन में उसको ला के डिस्कस करें। तो देखते हैं आज के मुख्य टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है। बिफोर इंटरिंग टू द सेशन, ये एक बार एक नज़र डालते हैं। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट रेलिवेंट न्यूज़ है वो कंगारू लिजार्ड हमने देखा है। कंगारू लिजार्ड क्योंकि ये काफ़ी तेज दौड़ती है, लेकिन इसका जो साइज है छोटा है। लेकिन और भी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे कंगारू लिजार्ड के बारे में, ठीक है। फिर ये यस जीएस प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से वेस्टर्न घाट में इनको पाया गया। फिर हमने देखा है कि अटैक, माओइस्ट अटैक है सीआरपीएफ जवानों पे। 3 लोगों का डेथ हुआ है जो हमारे जवान हैं। 6 माओइस्ट का भी डेथ हुआ है। तो हमारा ये जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का अंडर में आएगा। फिर हम देखेंगे कि नेवी ने हमारा फिर से अरेबियन सी में जो सोमाली पायरेट्स हैं उनके खिलाफ अपना एक्शन लेके हमारा जो नवल शिप्स है उसको बचाया है, ठीक है। फिर हमने देखा है कि टसल जो चल रहा है चाइनीज बॉर्डर पे, वहाँ पे देखा थोड़ा सा कुछ लोकेशन है जो इम्पोर्टेंट है, उसको लोकेट करेंगे। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ 1-2 पॉइंट कभी कभी आप लिख सकते हैं जब चाइना से हमारा रिलेशन की बात हो। हमने देखा है कि हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ने मैटरनिटी लीव को कहा है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी आप एक्सटेंड कीजिए। तो एक तरीके से एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वुमेन्स के रिस्पेक्ट में हमारा क्या एक्शंस लिया है गवर्नमेंट स्टेप। तो सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस जहाँ पे भी आप देखिएगा उसका यूज कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से है। सुनो लेपर्ड की पहली बार सर्वे आई है, जो टोटल नंबर्स है वो इनकरेजिंग है। 718 इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए टोटल नंबर तो काफ़ी कम है। 718 कम होता है लेकिन ये नंबर्स घटे नहीं है, इंक्रीज हो रहे हैं। इस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है, तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट बन जाता है। 12 जो मराठा फोर्ट थे उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए हमने भेजा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि कहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद हम देखेंगे एक छोटा सा न्यूज है कि रेनफॉल का क्या कंडीशन होता है। तो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इसको देखा जाएगा, थोड़ा सा समझेंगे क्या है। एक कांगला फोर्ट में एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, मीटिंग हुआ है, जो मीटी लेजिस्लेटर हैं और उन्होंने कुछ ओथ लिया है, 6 ओथ लिए हैं। उसको हम देखेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जीएस पेपर 3 में है। पाकिस्तान ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रही है, अभी हमने देखा है कि थोड़ा उनमें पैचअप हुआ है। तो उसके उसके नज़रिए से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जो वहाँ पे बलूचिस्तान रीजन का है हल्का सा देखेंगे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, और मेंस पर्सपेक्टिव से भी है, क्योंकि वहाँ पे जो 2 पोर्ट है ग्वादर एंड ये चहबहार, वो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में एक शशि थरूर जो कांग्रेस के एमपी हैं, उन्होंने लिखा है कि आइडिया ऑफ महात्मा गांधी। तो कुछ हम थोड़ा सा 1-2 पॉइंट उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, जो हमारे महात्मा गांधी से, शंकराचार्य से रिलेटेड है और जैनिज्म से रिलेटेड है। तो उसको हम देखते हुए बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पे कोई भी रेलिवेंट न्यूज़ नहीं है, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है कि जो हेमंत सोरेन को 2 दिन से ईडी ढूंढ रही थी, वो अपने रांची वाले ही हाउस पे थे, वहाँ से उन्होंने निकला, फिर वहाँ पे जाके मीटिंग वूटिंग भी लिया है। ये ऐसा स्पेकुलेशन है कि इनको अरेस्ट करने के कंडीशन में इनकी वाइफ को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। तो यही सब न्यूज है कि उन्होंने मीटिंग किया है कांग्रेस और अदर एलाइड के साथ। फिर क्या क्या पर्सपेक्टिव है वो हो सकते हैं।
इमरान खान के विद रिस्पेक्ट में है कि इनको 10 साल की सजा सुना दी गई है। यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये शीफर केस जो है, साइफर केस इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने एक रैली में एक डॉक्यूमेंट्स दिखाया था कि ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास है, ये हो रहा है पाकिस्तान में, तो उसको लेके बोल रहे हैं कि आपने सीक्रेट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया है, तो उसके कंडीशन में ये था। और भी इनके ऊपर काफ़ी केसेज हैं। ये क्रिटिकल है क्योंकि अभी इलेक्शन होने वाला है पाकिस्तान में 10 फरवरी से शायद स्टार्ट है, 10 या 8 फरवरी से। तो उस कंडीशन में ये देखा जा रहा है कि जो मजल्स है कि अपोजिशन को, लीडर को आप नहीं चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ये ऐसा किया जा रहा है। केरला के रिस्पेक्ट में एक न्यूज़ ये है, ये भी पॉलिटिकल है, नथिंग टू डू विद द रेलेवेंस ऑफ द यूपीएससी, की डेथ सेंटेंस सुनाया गया है। यहाँ पे बीजेपी के वर्कर को मार दिया था, जो मेंबर्स थे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसको बैन कर दिया गया है यूएपीए के अंडर में। तो इसका जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये फाइनल जजमेंट है कि दे विल बी हैंग्ड बाय द नेक टिल द डेथ। लेकिन ये आपको याद में रखना चाहिए कि जब भी डेथ का होता है और ये लोअर जुडिशरी से है तो ऑटोमेटिक अपील चला जाता है हाई कोर्ट में। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अपील लेके जाना पड़ेगा, वो कंफर्मेशन हाई कोर्ट का होना ही चाहिए डेथ के केस में, तो ये अपील जाएगा हाई कोर्ट के पास होता है। तो ये एक तरीके से कोई हमारा उतना रेलिवेंट नहीं है, बस आप ये याद रखिएगा कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है वो न्यूज़ में थी, इसको बैन किया गया है, और इसका जो पॉलिटिकल आर्म है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये लोग उससे एसोसिएटेड थे। यहाँ पे नील गाय का पिक्चर हुआ है फ्रंट पेज पे। इनसे जो क्रॉपिंग का काफ़ी थ्रेट आ रहा है, फार्मर्स का इशू आ रहा है और लॉस है क्रॉप का, तो फार्मर्स आर डिमांडिंग गवर्नमेंट से कि इनके लिए कुछ कीजिए। और काफ़ी इसको लेके काफ़ी नाराजगी भी है जो फार्मर्स है, तो इनको वर्मिन्स डिक्लेयर करने के लिए भी काफ़ी डिमांड होता है वाकई से फार्मर्स का। वर्मिन्स मीन्स होता है कि जो ऐसे एनिमल जिनसे थ्रेट होता है क्रॉप को, तो उनको वर्मिस डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके केस में अगर उनको कोई मारता है तो उसमें उससे सजा नहीं होती है। जो वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन एक्ट है वो थोड़ा सा उसको लूज कर देते हैं इस कंडीशन में। वर्मिन के केस में वर्मिन एक कैटेगरी है जिसको मतलब मारना अलाउ है, बस आप ये समझिए, तो उस एरिया में अलाउ किया जाता है। फिर ये थोड़ा सा फिल्मी टाइप का एक न्यूज आ रहा था यहाँ इजराइल से कि ये लोग अंडर कवर के जैसे गए हैं और हेड काफ्स एंड डॉक्टर्स के उसमें क्लोथ में, और वहाँ जाके 3 लोगों को गोली मार दिया है। तो ये हमास, इजराइल, वेस्ट बैंक, ये सब अभी भी किलिंग कंटिन्यू है। इस रिस्पेक्ट में ये है, काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। ये मेयर हैं, ये कांग्रेस के आपके हैं, मेयर नहीं, मेयर कैंडिडेट थे, हार गए हैं। ये रो रहे हैं क्योंकि इनके पास 20 सीट थी फिर भी नहीं जीत पाए। इनके पास सिर्फ 16 सीट थी, बीजेपी के कैंडिडेट इन्होंने जीत लिया है क्योंकि इनके 8 ये आप और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ रहे थे, इनके पास 20 था, 20 में से 8 को इनवैलिड ही वो डिक्लेयर कर दिया। तो एकदम किसी के पास मेजॉरिटी हो, वोट को भी इनवैलिड करके डिक्लेयर कर दिया कि ये जीत गए। तो ये लोग अभी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में गए हैं, देखते हैं क्या होता है। ये भी पॉलिटिकल न्यूज है, कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं। इन्होंने बोला है, एक्टिविस्ट जो मनोज जरांगे पाटिल है, मराठा रिजर्वेशन को लेके इस समय लीड कर रहे हैं, इन्होंने बोला है कि 10 फरवरी तक आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए, हमें जो मराठाज हैं उनको कुनबी में लाके, नहीं तो हम फिर से बैठ जाएंगे आमदड़ अनशन पे, ठीक है। जो रेलिवेंट न्यूज है यूपीएससी के लिए ये है, ये ट्राइबल ये जो डांस फॉर्म है इसको हम कहते हैं धीमसा, और ये जो पोरजा ट्राइब है आंध्र प्रदेश के, ये परफॉर्म करते हैं। ये इस डांस में डिफरेंट एक्टिविटीज जो डे टू डे लाइफ का होता है उसको इंक्लूड करते हैं अपने स्टेप्स में, जैसे कि वो घर में खाना बनाना, या इनके जो फंक्शंस होते हैं मैरिज में उसमें रिचुअल्स जो होते हैं उसको इसमें अपने स्टेप्स में लाते हैं। ये लोग अराकान रीजन के हैं, अराकान रीजन में ये पाया जाता है। अराकान रीजन जो ये उड़ीसा से बॉर्डर बनाता है, और इसका ओरिजिन है जो डांस का, ढीमसा डांस का, वो उड़ीसा में ही है, लेकिन इस समय ये प्रैक्टिस ज़्यादातर ये ट्राइब करती है जो कि आंध्रा में है। एक बार आप मैप में देख लीजिए कि किस एरिया की बात हो रही है। यस, कहाँ है, ये है अराकान वैली का एरिया, ठीक है, यहाँ पे, और ये उड़ीसा से इनका बॉर्डर मिल रहा है। तो ये
कोरपुट जो रीजन है उड़ीसा का, वहां पे इसका ओरिजिन माना जाता है। आप एक बार और देखिए, ये अराकू वैली है यहाँ पे। और ओके, अदर इंफॉर्मेशन जो आपको इसके रिलेटेड जानना चाहिए, ये जानना चाहिए कि ये जो बोरा केव्स इसके पास हैं, बोरा केव्स का ही भी ये रीजन है, अनंतगिरी हिल्स में ये बोरा केव्स हैं। बोरा केव्स जो कास्ट जियोग्राफी है, लाइमस्टोन जो सॉइल में पाया जाता है, उसके कारण जो उसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन होता है सॉइल का, या किसी एयर के साथ होके काफ़ी जल्दी इरोड होते हैं, और वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ द टोपोग्राफी बन जाती है, जैसे स्टैलेग्माइट, स्टैलेक्टाइट, प्लंज पूल, ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये टाइम लेगा। और ये इंडिया का सबसे डीप ये टोपोग्राफी है, जो केव फॉर्मेशन है। इन्होंने बोला कि 80 मीटर डीप, 80 मीटर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डीप होगा। तो दीज आर ऑल थिंग अबाउट दिस। लाइमस्टोन का जो इसमें कंपोजिशन होता है वो ज्यादा होता है। दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट न्यूज है वो न्यू स्पीसीज हमने फाइंड किया है वेस्टर्न घाट में। पहला जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज है वो कंगारू लिजार्ड है। क्यों कंगारू है? क्योंकि दे रन वेरी फास्ट, यहाँ पे है रन वेरी फास्ट। और लेकिन ये है कि ये पेड़ पे चढ़ नहीं सकते हैं। लिजार्ड जनरली पेड़ पे चढ़ जाते हैं, ये वाली जो स्पीसीज है वो नहीं चढ़ पाती है ड्यू टू द रिड्यूस फिफ्थ टो। टो क्या होता है? और एक बार मैं पिक्चर दिखा देता हूँ टो का, तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। टो ये है लिजार्ड, और इनकी ये जो क्वालिटी है अभी आगे लिखा भी है, ये है टो। तो इनका ये टो उस तरीके से नहीं है ताकि ये चढ़ पाए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। दूसरा जो हमें मिला है यहाँ पे वो महाबली फ्रॉग है, जो अभी फ्रॉग दिखाया था, पर्पल फ्रॉग भी इसको कहते हैं, ये है। और इसको यहाँ पे है कि herpetologist किसको कहते हैं? someone who is specialized in the study of the reptiles and the amphibians. Okay, so those are known as the herpetologist. Okay, थोड़ा सा एक बार पिक्चर देख लीजिए ये फ्रॉग का। ये है जो हम लोग महाबली, दिखने में भी ये महाबली के जैसे ही दिख रहे हैं। तो दिस प्लीज रिमेंबर दिस महाबली फ्रॉग एंड दिस दे बोथ हैव बीन फाउंड इनटू द वेस्टर्न घाट. So these are important in the Kerala. And one thing you should remember, this Bombay Natural History Society, ये NGO है और its work into the area of the environmental conservation. तो कभी भी आप पाए तो इसको याद रखिएगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनका एक और नाम है अगस्था गामा एज भी कहते हैं, तो प्लीज रिमेंबर दिस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारे लिए रेलिवेंट है वो सीआरपीएफ पे अटैक है. इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये कोबरा जो बटालियन है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, कमांडोज बटालियन फॉर द रिजोल्यूट एक्शन. इसको 2009 में बनाया गया था और इनकी स्पेशलाइजेशन होती है टू फाइट इन द गुरिल्ला वॉर एंड द टफ टेरन. दिस इज अबाउट द दिस. तो न्यूज में ये है कि 3 कमांडोज, जो 2 कमांडोज हैं और एक सीआरपीएफ के हैं, ये सीआरपीएफ के ही एक पार्ट है. दे आर द पार्ट ऑफ द सीआरपीएफ. इनको सेपरेट स्पेशलाइज किया गया है कि इनको टफ टेरेन और जो फॉरेस्ट एरिया में है वहां पे ये लड़ सके. इनकी ट्रेनिंग उसी के लिए स्पेशलाइजेशन में होती है. इंटरनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे एक न्यूज, अगेन ये न्यूज कंटिन्यू है कि पायरेट से हम बचा रहे हैं. फिर से हमने बचाया है इस बार. कल अभी हमने कल के न्यूज में देखा था, हमने ईमान को बचाया था. सेम ये ईरानियन था. अभी हौती ईरान के सपोर्ट थे, लेकिन ये पायरेट्स जो है सोमालिया के, ये ईरान के ही विसिल पे अटैक कर रहे हैं. तो अभी कल जो बचा है उसको अल नईमी है, तो प्लीज याद रखिएगा इसको. अल नईमी को भी इन्होंने आईएनएस सुमित्रा ने ही बचाया है. कल हमने पढ़ा था ये सरयू क्लास का वेसल है, इसका काम पेट्रोलिंग में होता है और एंटी पायरेसी में इनका ये है, ठीक है. हमने इसमें सपोर्ट देखा है इंडियन नेवी का, सेसली डिफेंस फोर्स का और श्रीलंकन नेवी से. श्रीलंकन नेवी का मेनली इसमें आया है, जो आईएनएस सारदा ने बचाया है. का जो फ्लैग है फिशिंग ट्रॉलर लोरेंजो पूथो, तो ये याद रखिएगा. आईएनएस सरदा ध्यान में रखिएगा और ये याद रखिएगा जस्ट फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ये कमेंट है फ्रॉम द आवर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह. इन्होंने बोला है कि जो कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजिकल नो हाउ यूएस से आता है उसे इंडिया को बेनिफिट है, लेकिन इंडिया इंश्योर करता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट यूएस करेगा उसका जो रिटर्न होगा वो काफी हाई होगा, एंड एवेन्यू ऑफ द डी रिस्किंग, ये दोनों फायदा है। तो इन्होंने बोला है कि इंडिया यूएस का जो कोऑपरेशन है वो विल मिल सिचुएशन है, एंड इट विल एक्ट एज द फोर्स मल्टीप्लायर फॉर ए रूल बेस्ड वर्ल्ड, क्योंकि ये दोनों ही वर्ल्ड के सबसे बड़े डेमोक्रेसी में आते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट न्यूज है विद रिस्पेक्ट टू द प्रीलिम्स। यहाँ पे डेम चौक एंड डेप सॉन्ग, यहाँ पे इंडिया और चाइना का जो आर्मी था यहाँ पे थोड़ा सा डेडलॉक आया था, एक दूसरे से थोड़ी सी एग्रेशन देखा था चाइना का। तो एक बार इसको जस्ट यू शुड लोकेट की कहाँ पे है, कभी कंफ्यूजन नहीं रहे विद रिस्पेक्ट टू, अगर पूछ ले कि ये इंडिया का कश्मीर वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे डेम चौक है और यहाँ पे डेप सॉन्ग है, तो दोनों ही लद्दाख के पार्ट है। यहाँ के ऊपर उनका कैप्चर है, चाइनीज कैप्चर, जो अक्साई चीन है उन्होंने कैप्चर करके रखा। वहाँ वाले बॉर्डर पे देपसांग है और ये वाले बॉर्डर पे डेमचोक है, दोनों लद्दाख में। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हिमाचल में है कि उत्तराखंड में है कि सिक्किम में है, ऐसा कंफ्यूजन यूपीएससी फंसा सकता है। ये पॉलिटिकल न्यूज है, नथिंग टू डू विद रेलिवेंस विद यूपीएससी। यस, यहाँ पे थोड़ा सा हम न्यूज देखेंगे, ये थोड़ा सा हमारे लिए काम का है। यहाँ पे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं ये होता नहीं है इम्प्लीमेंट, लेकिन ऐसा यहाँ पे डायरेक्शन आया है। और यू शुड नो दैट व्हाट आर द बेसिक रूल्स। जो 27 वीक हम देते हैं कि अगर एक या दो बच्चे हों, दो से ज्यादा बच्चे के कंडीशन में मैटरनिटी जो बेनिफिट है वो 12 वीक का है, तो 26 से 12 हो जाता है। और इन द केस ऑफ मिस कैरिएज के भी केस में है और 6 वीक का, लेकिन ये कोई भी इंप्लीमेंट नहीं होता। मुझे नहीं लगता है कि एक दिन का भी पेड लीव देते होंगे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, लेकिन ऐसा डायरेक्शन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू द वुमेन्स पार्टिसिपेशन है। एक अच्छी बात यहाँ पे गवर्नमेंट का खुद का सर्वे है, उन्होंने बोला है कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जो लेबर फोर्स में है वो बढ़ा है, 23 से 37% है, ठीक है। व्हाट आर द बेसिक इशू दैट वुमेन्स फेस एंड दे डिमांड, ये पॉइंट जो है विद रिस्पेक्ट टू इसी के है कि क्या है। पहली चीज है कि जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस है, विशाखा गाइडलाइन भी इसी में था। यूपीएससी ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट विशाखा गाइडलाइन विद रिस्पेक्ट टू द हाउ देयर शुड बी द प्रोविजन फॉर द, तो वहां पे जो इंटरनल कमिटी का प्रोविजन विशाखा गाइडलाइन में दिया, बाद में गवर्नमेंट ने भी इस पे रूल बनाया, वो हम किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी वर्किंग प्लेस में एब्सेंट है। दूसरा डिमांड है द क्रेचे फॉर द चिल्ड्रेन, ये आपको रेयर केस में मिलेगा। इक्वल फॉर पे नहीं है, जैसे अब आप देखिएगा नॉर्मल किसी भी स्टेज पे, अगर एक्टर का देखें और एक्ट्रेस का देखें, 5 करोड़ एक्टर को मिलता है एक फिल्म का, तो एक्ट्रेस को 80 लाख 90 लाख 1 करोड़, तो हर जगह डिफरेंस है। वर्क में फील्ड में भी वो ज़्यादा काम करती है एग्रीकल्चर फील्ड में, लेकिन आप देखिएगा कि उनको 150 मिलता है, मेंस को जो होता है वो 250-300 तक जाता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, प्योरिटी नहीं है। फ्लेक्सिबल और रिमोट वर्किंग आवर्स भी प्रोवाइड करने चाहिए कि वुमेन्स को घर पे भी अपने काम करने होते हैं, बच्चों का भी देख रेख करना होता है। तो ऐसा है कि अगर 8 बजे आपकी टाइमिंग है और उस समय वुमेन्स को कुछ वर्क है 8 to 10, तो आप उनको 10 से 6 बुला लीजिए, बाकी आप 2 घंटे या 1 घंटे जो भी बीच का टाइम है वो आप घर पे कह दीजिए काम करने के लिए, वर्क फ्रॉम होम। जैसे मिक्स होना चाहिए कि एज पर द दोनों का बैलेंस बन जाए, कि मेरा काम भी हो जाए और उनका जो हाउस होल्ड वर्क हो और उनका जॉब भी, दोनों बैलेंस हो जाए। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की चीजें हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तो बसेस फ्री कर रही हैं, द फेयर इन द बसेस, किराया फ्री है, लेकिन बस नहीं है, क्राउड है काफी, सेफ्टी मेजर नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी काफी इशू है। तो ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज विद रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट है, स्नो लेपर्ड है, वो इंडिया में 718 है, अभी पहली बार सर्वे आया है। और हाईएस्ट नंबर जो है लद्दाख में है, ये याद रखिएगा। लद्दाख के बाद उत्तराखंड में है,
और उसके बाद हिमाचल में। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि हिमाचल में इसके बाद है, क्योंकि हमारे ध्यान में लगता है कि जो लद्दाख के बाद सबसे हाई रेंज है वो हिमाचल में है, लेकिन हिमाचल में सिर्फ 51 अभी तक है। जो तरीका है कैमराज एंड कैमरा ट्रैप से इनको काउंट किया गया है। कैमराज जो सिंपल हम लोग देखते हैं, कैमरा ट्रैप जो होता है कि ऑटोमेटिक लगा होता है और वो सेंसर लगे होते हैं, वो टेम्परेचर चेंज होगा, अगर एनिमल आएगा तो वो अपने आप कैप्चर कर लेगा। रिचार्जिंग भी उसमें ऑटोमेटिक होती रहती है, तो बार बार आपको उसको जाके फिक्स नहीं करना पड़ता है। और एक होता है सिंपल कैमरा, कहीं बैठ के किसी को जिम्मेदारी दे दिया जाता है गार्ड को कि अभी कोई भी यहाँ से जाएगा तो आप कैप्चर करते रहिएगा। तो बोथ वे में हम करते हैं। और भी क्या क्या चीजें हम यूज कर लेते हैं, जैसे कि उस एनिमल का स्कैट जो फीकल वो होता है ड्रॉपिंग ओ हेयर्स और दस बॉडी मार्कर्स को भी हम यूज करके टेस्ट करते रहते हैं कि हाँ कितने यहाँ से एनिमल्स गुजरे, उस हिसाब से काउंटिंग होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो स्नो लेपर्ड है वो कहाँ पे आता है, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। जो आईयूसीएन का रेड लिस्ट है, आईयूसीएन इज ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज एनजीओ, और ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इस समय हो गया था। ये यूएन का पार्ट नहीं है, लेकिन यूएन अभी इसको रिकॉग्नाइज करता है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द यूएन, यू शुड बी क्लियर, बट यूएन रिकॉग्नाइज दिस। तो उनके अंडर में कई लिस्ट है, जैसे एक्सटिंक्ट इन द वर्ल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड सिर्फ उसके बाद वल्नरेबल आता है। वल्नरेबल मीन्स भी अभी कंडीशन सही है। एक्सटिंक्ट का मतलब सबसे वो हाई नहीं है, अब ना वर्ल्ड में है, ना ही कहीं एक्सपेरिमेंटल लैब में है, ना ही जू में है। आर्टिफिशियल जो हम कंजर्वेशन के लिए जूस बनाते हैं, बॉटनिकल गार्डन बनाते हैं, वहां पे भी नहीं है। ठीक है, एक्सटिंक्ट इनटू द वाइल्ड मतलब कि फॉरेस्ट नेचुरल प्लेस पे नहीं है, लेकिन उनको कहीं प्रिजर्व करके रखा गया है किसी लैब में या बॉटनिकल गार्डन में या जू में। ठीक है, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड आता है कि फॉरेस्ट में है लेकिन इतना कम है कि आज खत्म हो जाए कि कल खत्म हो जाए, 50, 100, 60 ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, इंडेंजर्ड मीन्स की जो क्रिटिकली इंडेंजर से थोड़ा सा ज्यादा है, 200, 300 है कि हाँ अभी कोशिश किया जा सकता है तो बचाया जा सकता है। ठीक है, और वल्नरेबल में है कि ठीक ठाक कंडीशन है, नेचुरली भी छोड़ दिया जाए तो हो जाएंगे, बस उनका जो पोचिंग है एंड अदर जो डिस्ट्रक्शन है उसको बस बचाना है, वरना नेचुरली देयर इज चांसेस फॉर द फ्लरिशिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लेंगे कि इंडिया नॉमिनेट्स 12 फोर्ट फॉर द ऑफ मराठास टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो हमने 12 लिस्ट में दिए हैं 12 फोर्ट्स का। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका फोर्ट है वो याद रखिएगा रायगढ़ का था। रायगढ़ ये है रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ में इन्होंने कैपिटल बनाया था शिवाजी ने, तो वो इंपॉर्टेंट देखिएगा। और थोड़ा सा इसका लोकेशन देख लीजिएगा कौन कहाँ पे है। एक बार मैं आपको मैप में थोड़ा सा लोकेट करवा देता हूँ ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी हो आपको। हाँ, तो ये खंडेरी यहाँ पे अब ये मुंबई के पास खंडेरी। ठीक है, वो खंडाला भी आपने सुना है वो होगा, गाना भी सुना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे है विजय दुर्ग, ये भी कोस्टल एरिया में काफी ब्यूटीफुल दिख रहा है यहाँ पे पिक्चर्स। ओके, फिर यहाँ पे पन्हाला है ये वाला एरिया। फिर यहाँ पे लोहागढ़ है, लोहागढ़ भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे रायगढ़ जो इनका कैपिटल है और कैपिटल था छत्रपति शिवाजी का। देन ये झिंझी, ये अकेला जो फोर्ट था वो आउट ऑफ महाराष्ट्र रीजन था, ये तमिलनाडु में है, तो थोड़ा सा इसको झिंझी को भी याद रखिएगा, ये मराठा फोर्ट था। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट। एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है कि इनका जो मराठा शिवाजी का था स्टार्ट हुआ था 1670 में और 1818 में खत्म हो गया था। 1818 में जो थर्ड एंग्लो मराठा वार था उसको याद रखिएगा। और जो लास्ट ट्रीटी थी, लगातार 3 ट्रीटी हुई थी 1818 में, ट्रीटी ऑफ पुणे, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर एंड ट्रीटी ऑफ मंडासोर। मंडासोर के बाद एकदम फाइनल हो गया कि पेशवा बाजीराव बिकम द ब्रिटिश रिटेनर। और जो लास्ट ये प्रताप सिंह जो थे शिवाजी के डिसेंडेंट, इनको छोटा सा प्रिंसिपैलिटी नाम मात्र का दे दिया था। ठीक है, तो यही आप बाद में देखिएगा। बाजीराव के बाद जो बाद में हम नाना साहेब का 1857 में रिवॉल्ट में पार्टिसिपेशन देखते हैं, उनका तो पेंशन भी बंद कर दिया था। इन्हें तो कहा कि चलो पेंशन देते हैं, ये पेशवा इस बार छोड़िए आप लोग। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर सिंधिया का था, सिंधिया का मेन ग्वालियर था, पेशवा का पुणे था, याद रखिएगा। एंड दिस होलकर्स का इंदौर था। ठीक है, एंड गैकवाड का बड़ौदा था। ये सब चीजें थोड़ा सा याद रखिएगा, यूपीएससी कैन आस्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आपको नहीं जाना है डीप में। बेसिक जानिए कि जो एक सिस्टम NGC 1851 ई सिस्टम है,
ये फाउंड हुआ है। और ये ऐसा सिस्टम है जो हम जैसे ब्लैक होल के बारे में अभी हमें पता ही नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल में जो जाता है लाइट भी नहीं वापस आता है। तो सिर्फ हमें थोड़ा सा ग्रेविटेशनल वेव से कुछ पता चलता है कि वहां पे ब्लैक होल है, लेकिन अंदर क्या मटेरियल है नहीं है। तो उसका एक थोड़ा सा है कि अंदर जो सिस्टम है वो कैसा हो सकता है। इन्होंने बोला है कि हैवीएस्ट पॉसिबल न्यूट्रॉन स्टार एंड पॉसिबल लाइटेस्ट ब्लैक होल के बीच का वो उसका जो मास होगा वो इन्होंने बोला है कि उसके बीच का जो है। तो ये सिस्टम जो है वही एक सिस्टम ऐसा इन्होंने एक टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया है। टेलीस्कोप का नाम याद रखिएगा कि इसका नाम है मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप, साउथ अफ्रीका में है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखना है कि न्यूट्रॉन स्टार ये क्या होता है, इट इज द वन ऑफ द डेंसिएस्ट ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। इतना होता है कि उसका जो वॉल्यूम होता है, जो उसकी बॉडी होती है, जैसे पृथ्वी कितनी बड़ी है, इसमें कई देश हैं, अमेरिका, यूएस, ओशियंस हैं, लेकिन इसमें कितने छोटे छोटे सिटीज हैं, ठीक है ना। तो एक दिल्ली उसमें से सिर्फ एक है। तो ये 18 किलोमीटर का होता है स्फेयर, दिल्ली के इतना या लखनऊ के इतना या आप पटना के इतना, एक कोई भी आप इंडिया का मेगा सिटी ले लें या एक फर्स्ट ईयर सिटी ले लें, उसके बराबर होगा। लेकिन उसका वेट जो होगा सोचिए, सन के भी 2 गुना 3 गुना होता है। ये इसका है 2 टाइम्स 1 टाइम सन। अभी पृथ्वी से भी कितना बड़ा सन है। तो न्यूट्रॉन्स इतना डेंस होता है। दूसरी चीज आप याद रखिएगा कि जो इवेंट हॉरिजिन का क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार मैं आपको एक समझा देता हूँ। ये ब्लैक होल का ही कॉन्सेप्ट है। ब्लैक होल का क्या है कि ब्लैक होल ऐसे इमेजिन करें, ये ब्लैक होल है, कुछ दिख नहीं रहा। यहाँ पे एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे इस सारे जो बॉडी होगा, सन से भी 10 गुना 20 गुना बड़ा बॉडी होता है, उसका मास इस पॉइंट के पे कंसंट्रेट हो जाएगा। और इसमें इतना इनफाइनाइट ग्रेविटी होती है, जैसा कि इसमें अगर कोई इंटर करे इसके जो एरिया में, तो वो बाहर नहीं निकल पाता है। लाइट भी है यहीं रहेगा, ये इसके बाहर जा ही नहीं पाता है, ये ऑब्जॉर्ब हो जाता है इसमें। तो इस पॉइंट को सिंगुलरिटी कहते हैं, सिंगुलरिटी। और इसके बाहर जहां तक ऐसा जो आउटर मोस्ट पॉइंट होता है जहां पे इंटर करने के बाद ये निकलेगा नहीं, इससे इसके बीच के दूरी को इवेंट हॉरिजिन कहते हैं। इवेंट हॉरिजिन, तो इसको याद रखिएगा, इसके बीच का जो स्पेस होता है इवेंट हॉरिजिन। इवेंट हॉरिजिन में क्या है कुछ पता ही नहीं, क्योंकि उसके बाहर कुछ जाता ही नहीं है। तो हमने ये सिस्टम जो है वो हमने कंसीडर किया है कि यही इवेंट हॉरिजिन में है। और इसको कहा है कि ये क्या है, मास गैप है यही, ठीक है। और इसको बोला है कि हैवीएस्ट न्यूट्रॉन स्टार जो अभी तक मिला है और जो लाइटेस्ट ब्लैक होल है उसके बीच का इसका होगा। तो हैवीएस्ट जो न्यूट्रॉन स्टार है वो सन के 2 गुना मास के बराबर होगा, 2.2। और जो सबसे हल्का ब्लैक होल है वो सन के मास का 5 गुना मास के बराबर है। अभी तक सोचिए, सबसे हल्का ब्लैक होल सन जो दिख रहा है उसका 5 गुना होता है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा इवेंट हॉरिजिन, न्यूट्रॉन स्टार। एक चीज और देखिएगा, पल्सर कुछ और नहीं होता है। जो न्यूट्रॉन स्टार बहुत तेज स्पिन करता है अपने ही एक्सिस पे और काफी तेज उससे रेडिएशन निकलता है, उसी को हम पल्सर कहते हैं, ठीक है। तो this should be the clear, this is the basic, you don't have to go into the further complication। बेसिक साइंस में ही आप अपने आप को वो कन्फाइन रखिए। यहाँ पे काफी अच्छा है कि रैन कैसे ड्रॉप कैसे फॉर्म होता है। जैसे होता है ना, बारिश होती है तो आपके दिमाग में आता होगा बारिश कैसे होता है। तो एक तो आप देखते होंगे कि इवेपोरेट होता है, और जो वाटर होता है वाटर सरफेस पे, ठीक है, इवेपोरेट होकर ऊपर जाएगा, फिर कंडेंस होने लगता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर का मिक्सचर होगा तो कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन सिर्फ होने से ही वाटर ड्रॉपलेट नहीं बनेगा, वहां पे न्यूक्लियाई चाहिए, न्यूक्लियाई जिसपे वो ड्रॉपलेट कंसंट्रेट होगा। वो न्यूक्लियाई एक सॉल्ट का पार्टिकल हो सकता है, एक ब्लैक सूट हो सकता है, या एनीथिंग
टाइनी पार्टिकल, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा, और इस पार्टिकल को क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लाई कहते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द दिस वाटर ड्रॉपलेट। आफ्टर दैट वो वाटर ड्रॉपलेट के कई लेयर होते हैं, वो बहुत माइक्रो में होते हैं। जब उसका 3000 गुना 6000 गुना होगा, तब वो इतना कैपेबल होगा कि उसके बाद ग्रेविटी उसको होल्ड नहीं कर पाएगी, ग्रेविटी के अंडर में आके वो फॉल करेगा, वाटरफॉल वाटर रेनफॉल बन के, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस हैज एक्सप्लेन कि 3000 ड्रॉपलेट तो बहुत छोटा है, 6000 ड्रॉपलेट होगा तो बड़े बड़े जो बारिश के बूंद होते हैं वो बनने जाते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यूएस का है, नासा का है, और वो L2 लैग्रांजे पॉइंट पे है। अभी हमने आदित्य मिशन जब जा रहा था तो हमने देखा कि यस लैग्रांजे पॉइंट पे और भी चीजें, तो इससे ये पिक्चर्स आया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है मणिपुर को लेके। मणिपुर में काफी चीजें संभल ही नहीं रही है, डेली पे डेली किलिंग हो रहा है। देयर इज द सिविल वॉर, टू ग्रुप मीटीज एंड द कुकीज। कुकीज में बहुत से ट्राइब है, हिल ट्राइब्स हैं, उनके बीच चल रहा है। तो अभी हमने देखा है कि जो वहाँ का लेजिस्लेचर था, वहाँ के मेजोरिटी ऑफ एमएलए मीटिंग है, तो उन्होंने एक मीटिंग करा कांगला फोर्ट में। कांगला फोर्ट वहाँ का फोर्ट माना जाता है कि जो ट्रेडिशनल किंगडम था वो कांगला फोर्ट में ही था, और इस ट्रेडिशनल किंगडम को क्या बोलते हैं, कांगली पैक लोकल नेम है इसका, ठीक है। और उसके जो राजा अभी जो लीड कर रहे हैं, लिसेम्बा संजाबाओ, ठीक है, यही टिटुलर किंग है। यही ये जो एक ग्रुप है जो लड़ाई कर रही है वहां पे, मिलिशिया, इसको यही लीड कर रहे हैं, अरम्बाई टेंगोल। टेंगोल, ओके, याद रखिएगा, ये मीटी मिलिशिया ग्रुप है और कुकी मिलिशिया ग्रुप अलग लड़ रहे हैं। तो वहां पे ये लेजिस्लेटर नंबर 34 लेजिस्लेटर मिलके उन्होंने ओथ लिया कि ये जितना भी वायलेंस हो रहा है वो सब कुकीज के कारण हो रहा है और हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। तो उन्होंने ओथ क्या लिया है, उन्होंने ओथ लिया है कि वे इम्प्लीमेंट करवाएंगे नेशनल रजिस्टर फॉर द सिटीजन। उनका ये मानना है कि कुकीज जो है वो बाहरी हैं और ये मणिपुरी नहीं है, तो अगर नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन आएगा तो इससे उनको हम नेमिंग करके उनको हम बाहर कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोला है कि बॉर्डर फेंस करेंगे इंडिया म्यांमार, क्योंकि उनका मानना है कि बॉर्डर के उस तरफ से वो आ रहे हैं। और तीसरा उन्होंने कहा है कि असम राइफल्स को हटाइए, ये हमारे पक्ष में नहीं कर रहे हैं, वो कुकीज का सपोर्ट कर रहे हैं, कोई और पैरामिलिट्री लगवाएंगे हम लोग। फिर उन्होंने कहा कि कुकीज को जो शेड्यूल्ड ट्राइब में नेम है उसको हम लोग हटवाएंगे वहां से भी, और कुकीज को उठा के हम लोग भेज आएंगे मिजोरम में, ऐसा बोला है। रिफ्यूजी, कुकी रिफ्यूजीज, ओके। तो इन्होंने कहा है कि ये जो जितना भी है एक तरीके से एक मेलो ड्रामा टाइप का लग रहा है, और उन्होंने कहा है कि मणिपुर का एक फेमस थिएटर है मेलो ड्रामा बेस पे है, उसका नाम है सुमांग लीला एक्ट। सुमांग लीला, सुमांग लीला याद रखिएगा, उसके ड्रामा के जैसे लग रहा है। तो ये ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म है सुमांग लीला, पूछ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग लेंगे वो है, अभी कल आएगा हमारा बजट, तो उसके पहले जो रिव्यू है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने बोला है कि असली जो ग्रोथ सब कुछ इंडिया में हो रहा है वो 2014 के बाद ही हो रहा है। जो असली हमें फ्रीडम मिला है, राम राज्य आया है, वो 2014 के पास का है। उन्होंने कहा 1950 से 1914 के बीच में, 2014 के बीच में कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा बोला है, ठीक है। इन्होंने बोला है कि इंडिया का जो है वो हर जगह हम आगे हैं, G20 में जो हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग है। फिर बोला कि हमारा जो 7% का अभी ग्रोथ हो रहा है वो पिछला यूपीए गवर्नमेंट था उसके 8-9% से भी ज्यादा है, क्योंकि कंपेयर टू द ग्लोबल सिचुएशन आवर ग्रोथ 7% इज मच मोर देन द 8-9% ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट ग्रोथ रेट। ठीक है, इन्होंने बोला है कि के सेव्ड कुछ कोई रिकवरी नहीं है, हमारा सब रिकवर कर रहे हैं। के सेव्ड रिकवरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा याद रखिएगा। के सेव्ड रिकवरी का ये कॉन्सेप्ट है कि आपका इकोनॉमी है उसमें 50 सेक्टर है, जैसे कि आपके में इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में आपका हो सकता है कई सेक्टर, जैसे कि लेदर इंडस्ट्री हो सकता है, लेदर इंडस्ट्री। फिर आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो सकता है, टेक्सटाइल, ज्वेलरी हो सकता है,
कई इंडस्ट्री हो सकता है, तो इनका मानना है कि के सेप बोलता है कि जो ग्रोथ है किसी इंडस्ट्री का अच्छा पॉजिटिव जा रहा है, किसी का निगेटिव जा रहा है। के सेप ये पॉजिटिव है, निगेटिव जा रहा है। इन्होंने कहा कि किसी का निगेटिव नहीं जा रहा है, केवल वी सेप्ड है। यहाँ से पहली वाली गवर्नमेंट ने गिराया था, हम ऊपर ले जा रहे हैं, केवल ये ऊपर जा रहा है। तो दिस इज द के सेप्ड रिकवरी। तो उन्होंने कहा के शिफ्ट नहीं है हमारा कॉन्सेप्ट। अभी कई इकोनॉमिस्ट कह रहे थे के शिफ्ट रिकवरी है, तो दिस इज नॉट द केस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू द ब्लड मैपिंग ऑफ द इंटरनल फीमेल माइग्रेशन। तो अभी लेबर फोर्स सर्वे आया है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसमें कुछ डेटा आ रहे हैं कि माइग्रेशन क्या है। तो आप इस डेटा को याद रखिएगा कि जो माइग्रेशन है, सबसे ज़्यादा कॉमन सी बात है, सबसे ज़्यादा वीमेंस का माइग्रेशन जो होता है मैरिज के कारण होता है, 80-81%। दूसरे नंबर पर माइग्रेशन क्यों है? फैमिली मेंबर के माइग्रेट होने के साथ साथ वीमेन भी कर जाए। जैसे अगर किसी गर्ल्स या वुमेन्स के हस्बैंड या फादर का ट्रांसफर होता है किसी और स्टेट में, तो वाइफ एंड डॉटर को भी जाना पड़ता है, ठीक है। द सेम केस अदर केसेस दैट क्यों एम्प्लॉयमेंट के कारण है, 2.24% काफी कम है, एजुकेशन के कारण इससे भी कम है। तो थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन में। जनरली हम लोग देखते हैं कि लड़कियां पढ़ने ज़्यादा जाती हैं, जॉब करने उससे कम जाती हैं, लेकिन ऐसा डेटा नहीं है। इस डेटा के अनुसार एम्प्लॉयमेंट के कारण माइग्रेशन ज़्यादा है। फिर इन्होंने बोला है कि थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया कि सेकेंडरी रीजन फॉर द माइग्रेशन तो इस सर्वे में पूछा ही नहीं है कि ये क्लाइमेटिक शॉक के कारण कितना हुआ, फ्लड इनसिक्योरिटी के कारण, फूड इनसिक्योरिटी के कारण कैसे हुआ। जैसे क्लाइमेटिक शॉक क्या हो सकता है कि ड्रॉट कंडीशन आ गया, फ्लड आ गया, फॉर दैट। तो उन्होंने बोला कि ये सब नहीं है, ठीक है। फिर इन्होंने एक दिया है कि जो मैक्सिमम वर्कर्स हैं वो एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन एंड डोमेस्टिक हेल्प में है, जो वीमेंस का है। फिर इन्होंने बोला है कि जो काफ़ी दिक्कत है वीमेंस को, एक दिक्कत है कि उनका जो सोशल नेटवर्किंग होता है वो बहुत वीक होता है, लैक करता है। सोशल नेटवर्किंग का मतलब होता है कि आप किसी शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं और वहाँ पे आपको जॉब चाहिए, आपके जानने वाले पहले से ही 5 लोग हैं, आपको रेफरेंस दे दें, यहाँ यहाँ चले जाइए, बात करके आपके रख दें। कोई अनजान आ रहा है वीमेन केवल, तो वीमेंस का उतना कनेक्शन नहीं होता है एज कंपेयर टू द मेल एंड द अदर्स। अगर सिंगल फीमेल है तो काफी दिक्कत भी झेलना पड़ता है। इन्होंने फिर बोला, क्रिटिसाइज किया है कि जो वीमेन का कंडीशन ये है कि अभी जो कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन हुआ था और वुमेन्स का जॉब जो छोड़ी थी, उनमें से 55% ऑफ द वुमेन नेवर रिटर्न, वो तो आ ही नहीं है। ऊपर से उनका सैलरी जो घटा था वो अभी उस लेवल पे नहीं। मानिए आपका कि किसी इंडस्ट्री में 100 वुमेन्स करती थी लॉकडाउन के पहले, तो अभी जो है अभी 55 ही लौटी हैं। और इन्होंने कहा कि अभी उनका सैलरी उस समय 1000 था और ड्यू टू द लॉकडाउन कम हो गया, 500 हो गया। तो सिर्फ 56% का फिर से वापस 1000 पहुंचा है, वरना औरों का 1000 से उनका जो पहले सैलरी था उससे कम ही था, अभी भी 2 साल 3 साल बाद भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लेंगे वो पाकिस्तान ईरान में जो टसल चल रहा है उसको लेके हम देखेंगे थोड़ा सा कि जैश अल अदल जो ईरान ने अटैक किया था इस ग्रुप पे, वो पाकिस्तान में उसका टेरिटरी था, ठीक है। तो पाकिस्तान और ईरान का जो है दोनों तरफ बलूचिस्तान है, और एक बलूचिस्तान में बलूचिस्तान जो ट्राइबल होते हैं, ट्राइबल भी है, वो मुस्लिम रिलीजन उनका है, एक ट्राइबल उनकी रेस है, और सुन्नी उनका इनसाइड द मुस्लिम सेक्ट है। तो अब वो सुन्नी है तो पाकिस्तान सुन्नी डोमिनेटेड मेजोरिटी है, और यहाँ पे जो ईरान है वो सिया मेजोरिटी है। तो एक बार थोड़ा सा पिक्चर में दिखाता हूँ आपको तो क्लियरिटी आएगी। रीजन थोड़ा सा आप देख लें तो ये पिक्चर्स है कांगला फोर्ट का, जो मैं अभी मणिपुर में बात कर रहा था। ये वहाँ पे इनसाइड एक टेम्पल है, और ये उनके अंदर एक और पिक्चर है, ठीक है। ये है बलूचिस्तान का। तो हाँ, ये देखिए, ये वाला पाकिस्तान साइड का बलूचिस्तान है, ठीक है, और ये वाला ईरान साइड का। अब यहाँ पे बलूचिस्तान एंड सिस्तान दो है। सिस्तान क्या है? सिस्तान दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी है। ये इनका जो है वो सिया है, और ये सुन्नी है।
सुन्नी एंड सिया, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि हमारा जो राइट्स है वो ये सिया डोमिनेटेड यहाँ पे गवर्नमेंट है, तो ये हमें प्रॉपर नहीं देते हैं, तो इसी के अगेंस्ट में ये लड़ रहे हैं जो बलोच यहाँ के हैं। जो अभी हमने देखा जैस द ग्रुप द नेम ऑफ द जैस अल अदल, ठीक है, ये लड़ रहा है इनके राइट्स के लिए, ठीक है। तो अब सिया ईरान और इनमें देयर इज द कंट्रोवर्सी, देयर इज द राइवलरी। राइवलरी ये है कि ये सुन्नी डोमिनेटेड है, ये बोलता है कि मैं सुन्नी को रिप्रेजेंट करता हूँ, ये सिया है। तो पहली बात तो ये वेस्ट एशिया में मैं पावरफुल हूँ, मैं पावरफुल हूँ, उसको लेकर लड़ते हैं। दूसरा ये है कि अब इनके खिलाफ कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है तो अब ये नेचुरल रूप से इसका सपोर्ट करेंगे कि हाँ करो। तो एक तो सुन्नी है ये, तो इनके सिंपैथी है, ठीक है। लेकिन यहाँ के जो बलोच हैं उनको नहीं लेना है सिया सुन्नी से, ये क्या चाहते हैं, ये ऑटोनॉमी चाहते हैं। यही जो सुन्नी यहाँ पे डोमिनेट है, इसी गवर्नमेंट के खिलाफ ये चाहते हैं ऑटोनॉमी। इनका मानना है कि सेम होने के बाद भी हम ट्राइबल हैं, इसके कारण जो इधर के रीजन के हैं वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं और हमें डेवलप नहीं करा पा रहे हैं। तो या तो ऑटोनॉमी चाहते हैं, यहाँ तक कि ये सेसेशन सेपरेट अपना टेरिटरी की अभी डिमांड करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि बलोच इंसर्जेंसी जो पाकिस्तान में है वो बलोच लिबरेशन आर्मी है और बलोचिस्तान लिबरल फ्रंट है, जस्ट यू शुड रिमेंबर। और इनका जो टसल शुरू हुआ ईरान में 1979 में, जब ईरानियन रिवोल्यूशन आया, उसके बाद क्या हुआ, पाकिस्तान यूएस के सपोर्ट में चला गया, कोल्ड वार स्टार्ट हो गया, और ईरान जो हो गया वो यूएसएसआर के सपोर्ट में। तो ये दोनों दो ब्लॉक के हो गए, तो इससे भी हो गया। सिया सुन्नी का राइवलरी है वो हाई है। रिसेंट में हमने देखा कि ये अभी जो ग्लोबल ऑर्डर में लड़ रहे हैं कि हम ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं सुन्नीस को, सिया को। फिर इन्होंने कहा, जैसे इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब भी जब किया तो पाकिस्तान वाले को कहा कि ये सुन्नी वन है, तो सिया वर्ड के लिए अब ईरान टेस्ट करने का सोच रहा था। दिस इज ऑल अबाउट द टसल दैट इज गोइंग बिटवीन द दिस ईरान एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान का ये मानना था कि ईरान इंडिया का सपोर्टर है, लेकिन अभी चाइना ने थोड़ा ब्रोकर्ड किया है, तो ये पाकिस्तान और ईरान के बीच में थोड़ा सा क्लोजनेस आया। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो पाकिस्तान का ग्वादार पोर्ट है उसको चाइना बनवा रहा है, और इंडिया ईरान का जो चबहार पोर्ट है उसको हम बनवा रहे हैं, तो वहां पे भी लेके थोड़ा सा राइवलरी है। लास्ट न्यूज आर्टिकल जो हम लेंगे वो शशि थरूर ने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू द आइडिया ऑफ द महात्मा गांधी। तो इसमें मोस्टली पॉलिटिकल है, वो बोल रहे हैं कि अभी की जो गवर्नमेंट है वो गांधी की एंटी है, वो नाथूराम गोडसे क्यों, जैसे गांधी का असैसिनेशन हुआ उसको लेके बोला कि उनको सॉफ्ट टुवर्ड्स द मुस्लिम समझा जाता था, ये सब है। उतना हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का जो है वो अद्वैत वेदांता बोला है कि गांधी जी जो फॉलो करते थे अद्वैत वेदांता। और अद्वैत वेदांता किस चीज को प्रीच करता है, इंक्लूसिव यूनिवर्सल रिलीजन। वो कहता है कि एक ही ब्रह्म है, वही रियल है, और सब चीजें जो हम देख रहे हैं वो मिथ्या है, दैट इज नॉट रियल, वो रिफ्लेक्शन है उस ब्रह्म का। तो सिर्फ एक ब्रह्म है और सबके लिए वही ब्रह्म है, ऐसा बोला। और इसके जो ये प्रोपोगेट किया था वो शंकराचार्य फर्स्ट ने किया था। अभी शंकराचार्य लोग भी कंट्रोवर्सी में थे, वो लोग नहीं गए राम टेम्पल को लेके, मोदी जी को भी क्रिटिसाइज थोड़ा सा कर दिया था, और ये सब कुछ हुआ था कि मंदिर अभी बना नहीं, इसीलिए हम लोग जा नहीं रहे। तो कुछ ये सब लेके, तो इसके लिए आप ये जानिएगा कि अद्वैत वेदांता शंकराचार्य से एसोसिएटेड है, और शंकराचार्य कब थे, पल्लवा टाइम पे थे। तो प्लीज रिमेंबर दैट मेडिएवल हिस्ट्री, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। दूसरा इन्होंने कहा है कि जो गांधी जी का सिद्धांत था अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद कहता है कि किसी चीज का एक ट्रूथ नहीं है, जो आप एकदम ब्लैक एंड व्हाइट करके देखते हैं वैसा भी नहीं है, एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं जाइए। देयर इज द ट्रूथ फॉर द एवरीवन एवरी विद ईच परसेप्शन। तो कई परसेप्शन है एक ही चीज का, देयर इज नो सिंगल परसेप्शन। तो अनेकांतवाद इज एसोसिएटेड विद द जैन। तो ये दो चीज याद रखिएगा, अगर एक अनेकांतवाद आ गया तो जैन कॉन्सेप्ट, और अद्वैत वेदांता है वो हिंदू फिलॉसफी है, और शंकराचार्य ने प्रोपोगेट किया था। तो आज का जो टोटल टॉपिक है ये इतने हैं जो हमने कवर किया है।
थैंक यू फॉर द जॉइनिंग दिस सेशन, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।